ये सच्ची कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपनी ही बेटी के प्यार में पड़ जाता है और बेटी को भी हो जाता है अपने ही पिता से प्यार। दोनों शादी कर लेते हैं, बेटी हो जाती है प्रेग्नेंट और फिर शुरू होता है खूनी खेल। कहते हैं हर गलत काम का नतीजा भी गलत होता है और जो गलत यहाँ हुआ उस कारण एक नहीं बल्कि 3 बेकसूर और 1 कसूरवार इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंसानियत को शर्मसार करती सच्ची घटना को जानने के लिए चलते हैं अतीत में, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब छुपे होते हैं अतीत की कोख में। साल 1995 20 वर्षीय युवक जिसका नाम स्टीफन पॉलेंड था की मुलाकात होती है 15 वर्षीय एलिसा गार्सिया से। दोनों ऑनलाइन चैट रूम में मिलते हैं। उस समय स्टीफन अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क में रहता था। स्टीफन के साथ पढ़ रहे लोगों की माने तो स्टीफन कुछ अजीब था, किसी से भी कम ही बात करता और हर रोज एक ही स्वेटर पहनकर आता। उसके साथ पढ़ रहे छात्र उसका मजाक भी उड़ाते। वहीं एलिसा अपने माता पिता के साथ सैन एंटोनियो टेक्सास में रहती थी। चैट करते करते दोनों नजदीक आ गए। एक दिन एलिसा फ्लाइट पकड़ के स्टीफन के पास आ गई और दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गईं। परंतु एलिसा के माता पिता ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। स्टीफन के कहने पर एलिसा घर से भाग गई। दोनों शादी किए बिना ही इकट्ठे रहने लग पड़े। इसी रिश्ते में रहते हुए जब एलिसा 17 वर्ष की हुई तो वो माँ बनने वाली थी। पर अब तक एलिसा ने बहुत कुछ देख लिया था। एलिसा की माने तो स्टीफन उसे मारा करता था, परंतु वो अपने माता पिता से दूर थी, अकेली थी। फिर उसके घर हुआ एक लड़की का जन्म जिसका नाम डेनिस रखा गया। एलिसा को उम्मीद थी बेटी के जन्म के बाद स्टीफन बदल जाएगा, परंतु बेटी के जन्म के बाद भी स्टीफन वैसे का वैसा ही रहा। एलिसा अपनी बेटी से बेहद प्रेम करने लगी, परंतु स्टीफन बेटी की परवाह भी नहीं करता था। एलिसा ने एक इंटरव्यू में बताया कभी कभी तो स्टीफन बच्ची के रोने की आवाज से भी क्रोधित हो जाता और एलिसा से कहता इसको चुप कराओ। कई बार उसने बच्ची को उठाकर कूलर में डाला और कूलर को बंद कर दिया। स्टीफन अच्छे से जानता था कि ऐसा करने से बच्ची की सांस तक रुक सकती है। अंत एलिसा ही बच्ची को कूलर से बाहर निकालती। जब बच्ची रोती तो स्टीफन उसका मुंह बंद कराता। एलिसा बताती है कि वह बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती। जब डेनिस 8 महीने की हुई तो एलिसा को स्टीफन का खौफ सताने लगा। एलिसा ने निर्णय लिया कि वो बच्ची को स्टीफन से दूर करने के लिए बच्ची को गोद दे देगी। उसने अपने घर वालों से कहा कि वह बच्ची के जन्म के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन को सह नहीं पा रही। असल में कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद ये डिप्रेशन पाया जाता है। एलिसा ने अपने घर वालों को ये भी कहा कि वो बच्चे के लिए अभी तैयार नहीं है। डेनिस को गोद लिया टॉनी और कैली फुस्को ने। डेनिस के नए माता पिता ने उसका नाम बदलकर कैटी फुस्को रखा। अब कैटी को घर के लिए सही माहौल मिला। इस कपल के पहले भी एक बेटी थी। वहीं दूसरी ओर एलिसा और उदास हो गई। अब वो पहले से भी ज्यादा निर्भर थी स्टीफन पर। 2006 को दोनों ने शादी कर ली। एलिसा को अभी भी ये लगता था कि एक दिन स्टीफन बदल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कैटी के जन्म के 10 साल बाद स्टीफन के घर एक और लड़की का जन्म हुआ और इसके 5 साल बाद एक और लड़की का जन्म हुआ। अब ये दोनों 3 लड़कियों के माँ बाप थे। स्टीफन पहले से बेहतर पिता का किरदार निभा रहा था। इसी बीच ये लोग हेनेर्को वर्जीनिया में जा बसे। स्टीफन किसी एक जगह टिक कर काम नहीं कर सका और तकरीबन 7-8 साल तक तो उसने कोई भी काम नहीं किया, जिस कारण एलिसा को कई जगह काम करना पड़ा। वहीं स्टीफन ज्यादा समय घर पर बच्चों के साथ रहता। स्टीफन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। गुस्से में वो फर्नीचर फेंकता, दीवार में घूंसे मारता। एक बार तो उसके गैराज में पड़ोसियों की बिल्ली आ गई तो उसने पकड़कर उसको पीटा। दूसरी बार बिल्ली गैराज में आई तो उसने बिल्ली को पकड़कर मारकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब क्योंकि स्टीफन ज्यादातर खाली ही रहा तो उसका हथियारों के प्रति जुनून विकसित हो गया। उसने हथियार इकट्ठा किए। एक दिन एलिसा घर आई तो उसने देखा स्टीफन ने 3 साल की छोटी बच्ची को टॉयलेट में खड़ा कर दिया। उसका कसूर केवल ये था कि उसने समय पर ये नहीं बताया कि उसको टॉयलेट आया है। ऐसे अत्याचारों के बाद एलिसा ने जब स्टीफन से कहा कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी तो स्टीफन ने एलिसा से कहा ऐसा करने की वो सपने में भी ना सोचे, नहीं तो वो उसको मार देगा और इसकी रिकॉर्डिंग करके बच्चों को दिखाएगा। बच्चों की खातिर एलिसा को सब कुछ सहना पड़ा। सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन उसको फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी खुद की पहली बेटी कैटी की तरफ से थी। एलिसा को जब कैटी ने बताया कि वो जानवरों से इतना प्रेम करती है कि उसने तो मांस मछली खाना भी छोड़ दिया तो एलिसा बहुत खुश हुई, क्योंकि कम से कम वो अपने पिता पर नहीं गई जो बिल्लियों को भी नहीं बख्शता था। कैटी एक आर्टिस्ट थी। कैटी ने एक ब्लॉग भी लिखा था जिसमें उसने बताया था मेरी जिंदगी आर्ट के बिना कुछ भी नहीं। कैटी का जीवन काफी अच्छा था पर उसके जीवन में एक खालीपन था
कैटी को गोद लेने वाले माँ बाप ने उसे बता दिया था कि वो उसको जन्म देने वाले माँ बाप नहीं हैं। काफी समय से कैटी के मन में था कि वह अपने जन्म देने वाले माता पिता से मिले, पर वह नहीं जानती थी जो आगे होने वाला है वो कितना खतरनाक होगा। फेसबुक के माध्यम से कैटी को जब ये पता चला कि उसके माता पिता दोनों अभी भी इकट्ठा रहते हैं और उसकी 2 बहनें भी हैं जो इस समय 11 और 7 साल की हैं, तो कैटी को भी बहुत अच्छा लगा। जब कैटी की ग्रेजुएशन पूरी हुई वो जा पहुंची अपने माता पिता के घर। एलिसा बहुत खुश थी। इतनी देर बाद अपनी बेटी से जो मिली थी। पूरा परिवार इकट्ठा घूमने गया और इस समय पूरे परिवार ने कई फोटोग्राफ्स ली। कैटी ने निर्णय लिया अब वो कॉलेज भी नहीं जाएगी बल्कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेगी। वहीं एलिसा ने ध्यान दिया उसका पति जिसकी उम्र इस समय 41 वर्ष की थी 1 महीने से कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वो नए नए कपड़े खरीदता, अपनी दाढ़ी मुंडवाता, अपने बाल कटवाता, स्किनी जीन्स और टाइट टी शर्ट पहन रहा था। कुल मिला के अपनी उम्र से कम दिखने की कोशिश कर रहा था। एलिसा को लगा कि वह अपनी सबसे बड़ी बेटी को प्रभावित करने के लिए एक कूल पिता की तरह दिखना चाहता है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अब कुछ अजीब होता है। 20 सालों से स्टीफन एलिसा को धमका रहा था कि वो उसको छोड़ने के बारे में सोचे तक ना, परंतु आज स्टीफन खुद डिवोर्स के लिए मान जाता है। अब एलिसा और स्टीफन दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। दोनों ही डिवोर्स लेने का मन बना लेते हैं और ये सब होता है कैटी के आने पर। इस समय एलिसा टी मोबाइल नामक कंपनी में काम कर रही थी और एलिसा की गैर हाजिरी में कैटी और स्टीफन अकेले घर पर समय बिता रहे थे। एलिसा को शक हुआ कि स्टीफन कैटी को उसके खिलाफ भड़का रहा है। अभी कैटी को आए 6 हफ्ते ही हुए थे कि एलिसा को पता चला कि स्टीफन कैटी के रूम में फर्श पर सो रहा है। एलिसा ने जब स्टीफन से इस बारे में पूछा तो स्टीफन गुस्सा हो गया और घर से बाहर चला गया। एलिसा ने कैटी को उसके पिता की बचपन की करतूतों के बारे में बताया, वो सब बताया जो वो करता था जब वो छोटी थी, पर कैटी ने ये सब मानने से ही इनकार कर दिया। एलिसा तैयार थी घर छोड़कर जाने को। स्टीफन ने उसको 2 लड़कियां भी अपने साथ ले जाने दी, परंतु जब बात आई कैटी की तो कैटी ने निर्णय लिया कि वे पिता के साथ ही रहेगी। इस बात से एलिसा काफी हैरान और परेशान हुई। मई 2017 स्टीफन, कैटी और स्टीफन की एक लड़की जिसकी उम्र 11 वर्ष की थी शनिवार के दिन घूमने गए। वापस आकर एलिसा देखती है उसकी 11 वर्षीय बच्ची के बैग में एक डायरी पड़ी है। डायरी में लिखा था, कैटी मेरी बड़ी बहन है और मुझे उससे प्यार है, परंतु वो गर्भवती कैसे हुई और उसका भार कैसे बढ़ रहा है। मेरे पापा उसको बच्चा कहते हैं, क्या उन्होंने उसे गर्भवती किया? मेरे पापा तो कहते हैं मैं कैटी को माँ कहूँ, बहन ना कहूँ। कैटी मेरी बहन है जो शायद अब मेरे पिता की पत्नी है। कैटी मुझे कैसे देखती है, बहन की तरह या बेटी की तरह? और तो और डायरी में बच्ची ने एक शैतान का चित्र बनाया था। इस चित्र के नीचे स्टीफन का नाम लिखा और लिखा था, शैतान यानी स्टीफन, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर ये भी लिखा था, रुको, अगर स्टीफन शैतान है और कैटी इंसान है तो इनका बच्चा क्या होगा? आधा शैतान। ये पढ़कर एलिसा के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने स्टीफन को बुलाया और उससे पूछा, क्या कैटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? स्टीफन बोला, मुझे लगता था तुम जानती होगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये सुनकर एलिसा रोती रही, स्टीफन पर चिल्लाती रही। वो नहीं चाहती थी कैटी भी उस दौर से गुजरे जिससे वो गुजर रही है। अंत उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने घर में मौजूद हर व्यक्ति से बात की, परंतु किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। 20 जुलाई 2017 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 43 वर्षीय स्टीफन ने शादी कर ली 20 वर्षीय कैटी से। ये शादी संभव ही नहीं थी, परंतु स्टीफन ने एप्लीकेशन में झूठ लिख दिया कि कैटी और स्टीफन का आपस में कोई संबंध नहीं है। कैटी ने शादी के समय काली ड्रेस पहनी थी और उसका पेट बाहर की ओर दिख रहा था। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात ये थी कि स्टीफन की 72 वर्षीय बूढ़ी माँ इस शादी में शामिल हुई। और तो और जिस कपल ने कैटी को गोद लिया था वो भी इस शादी में आए और सभी खुश भी दिख रहे थे। शादी के बाद स्टीफन और कैटी नॉर्थ कैलिफोर्निया जाकर रहने लगे। जहाँ पर ये लोग रह रहे थे उसी के पास स्टीफन की माँ भी रहती थी। 1 सितंबर 2017 को कैटी के एक लड़का हुआ। इस लड़के का नाम बेनेट रखा गया। जनवरी 2018 को स्टीफन और कैटी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इस तरह का संबंध गैर कानूनी था। स्टीफन, कैटी और इनके बच्चे का डीएनए टेस्ट हुआ और ये साबित हो गया कि ये दोनों गलत हैं। स्टीफन के वकील ने कोर्ट में आर्गुमेंट रखा कि स्टीफन की मैरिज टूट रही थी और स्टीफन और कैटी नहीं जानते थे कि उनका आपस में क्या रिश्ता है। जो हुआ अनजाने में हुआ।
खैर 1 महीने बाद स्टीफन को बेल मिल गई, इस शर्त पर कि वह कैटी के साथ संपर्क में नहीं रहेगा। कैटी भी बेल पर बाहर आ गई और अपने गोद लिए माँ बाप के साथ रहने लगी। कैटी और स्टीफन के बच्चे की कस्टडी स्टीफन की माँ को दे दी गई। कैटी को काम मिला स्टीफन की माँ यानी उसकी दादी के घर को साफ करने का। इसी बहाने वो अपने बच्चे को भी मिल लेती। 11 अप्रैल कैटी कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ देती है और इस ऑर्डर को तोड़ने का जो नतीजा होता है उसके बारे में तो सोच के ही आत्मा कांप जाती है। असल में ऑर्डर के अनुसार कैटी अपने पिता के साथ संपर्क में नहीं आ सकती थी, फोन भी नहीं कर सकती थी, पर कैटी स्टीफन को फोन कर देती है और कहती है कि वो इस शादी को खत्म करना चाहती है। स्टीफन ने कैटी को समझाने की कोशिश की परंतु कैटी नहीं मानी। असल में अब कैटी को समझ आ चुका था जो भी अब तक हुआ वो सही नहीं हुआ। पर स्टीफन की जिंदगी में तो अब सिर्फ 2 चीजें ही बाकी थीं, पहला कैटी और दूसरा उसका बच्चा, और ये दोनों भी उससे छीने जा रहे थे। स्टीफन ने खुद को ठगा सा महसूस किया। कैटी की कॉल के बाद स्टीफन ने अपनी माँ को फोन करके कहा कि वो अपने बच्चे को मिलना चाहता है। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से स्टीफन कैटी से नहीं मिल सकता था परंतु बच्चे से मिलने की कोई भी मनाही नहीं थी। स्टीफन माँ के पास जाकर बच्चे को अपने घर ले आया। 8 महीने के बच्चे को स्टीफन ने सांस रोककर खत्म कर दिया। उसने बच्चे को अलमारी में रख दिया। स्टीफन जानता था कैटी सुबह उसकी माँ के घर काम करने जाएगी और अगले ही दिन कैटी को अडॉप्ट करने वाले पिता और कैटी दोनों एक कार में जा रहे थे कैटी की दादी के घर की ओर। परंतु ये दोनों ही अनजान थे कि होंडा मिनी वैन में एक व्यक्ति इन पर नजरें गड़ाए है। कुछ ही देर बाद कैटी और उसके पिता एक चौराहे पर रुके। जो व्यक्ति इनकी कार का पीछा कर रहा था उस व्यक्ति ने बंदूक निकाली और कैटी की कार पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं स्टीफन ही था। गोलियां चलाने से पहले स्टीफन ने अपनी माँ को फोन कर कहा कि उसने अपने बच्चे को खत्म कर दिया है। स्टीफन की माँ ने पुलिस को 911 पर कॉल किया और बताया कि उसने अपने बेटे को मार डाला। पुलिस स्टीफन के घर पहुंची तो पाया बच्चा एक कमरे में मृत था। इतने में पुलिस को एक और कॉल आई कि एक कार पर गोलियां चला दी गई हैं। पुलिस वहां पहुंची तो पाया टोनी फुस्को और कैटी दोनों मृत थे। कुछ ही समय में पुलिस उस मिनी वैन तक भी पहुंच गई जिसमें स्टीफन था, परंतु स्टीफन इस हालत में था ही नहीं कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। स्टीफन अगली सीट पर मृत पड़ा था। उसने खुद को भी गोली मार ली थी। बुरे काम का नतीजा भी बुरा हुआ। पूरे केस में 3 बेगुनाह मारे गए और जो कसूरवार था वो भी मारा गया। इस पूरे केस में कोई भी सही नहीं था। और हाँ, अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।